अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपनी मज़ीद कुछ प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे। अब तक आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स प्रोडक्ट टेबल के अंदर होते हैं वो कुछ ख़ास तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, जिसमें आप लोग अब तक स्टडी कर चुके हैं अबाउट द एटॉमिक एज वेल एज द आयनिक रेडियस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटेलिक एज वेल एज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपने आज के लेक्चर में हम लोग जिन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे उसमें इंक्लूडेड है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी, और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप लोग पहले भी जो है वो स्टडी कर चुके हैं, जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो स्टडी किया था। अब आपको मालूम है कि आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं जो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या चीज़ वो सिंथेसाइज करते हैं, कंपाउंड्स को जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होती है, दैट इज यानी किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एटम है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लोग कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज, कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं, एज अ चार्ज। कौन सा चार्ज, विच इट वुड कैरी इन अ कंपाउंड, कि जो कंपाउंड फॉर्म में जो है वो आपका कोई भी एटम ऑफ एन एलिमेंट जो है वो जो भी चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको मालूम है कि आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक भी होते हैं, इक्विवेलेंट भी होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो आपके पास जो चार्ज होता है, जो अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के ऊपर, वो बेसिकली क्या होता है, इट इज यूजुअली द इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड लॉस्ट बाय एन एटम आपके पास है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, राइट। अब इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि जो सोडियम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को एनायनिक फॉर्म में ले आता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आपके पास है। अब सोडियम पे मौजूद +1 चार्ज और क्लोरीन पे मौजूद -1 चार्ज आपके पास क्या है बेसिकली, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो है वो बात करें, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में आप लोग इसको हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड तो बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो आपके पास बन रहा होता है। अब उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग आपके पास होती है तो उसके अंदर आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी होती है कि उसमें कुछ आपके पास एटम्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स देमसेल्फ। तो उस जिस तरह आपके सामने वो ये कह रहे हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हम लोग जो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करते हैं वो किस बेस के ऊपर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास होता है। जैसा कि अगर हम लोग बात करें टिन क्लोराइड की, ठीक है। अब ये जो टिन क्लोराइड आपके पास है ये क्या एक्वायर करता है, अब इसमें जो टिन होता है इसका मतलब ये सेंटर में आपके पास टिन है, उसकी सराउंडिंग में आपके पास क्या है, 4 क्लोरीन के एटम्स जो है वो आपके पास जो है वो लगे हुए हैं। अब इसमें जो टिन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +4 आपके पास होगा। और हर क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 होगा। माइनस पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि माइनस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है वो आपके पास क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वो ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपके पास फ्री एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, यानी ये तो हमने कंपाउंड्स की बात की ना कि आयनिक कंपाउंड्स में हम लोग उसको डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट बाय एन एटम, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम लोग उसको डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो कंपाउंड्स की बात होगी, जबकि फ्री एलिमेंट्स के केस में वो ये कह रहे हैं कि जो फ्री एलिमेंट्स आपके पास होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होती है, 0 जो है वो आपके पास होती है।
इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर। वो किससे रिलेटेड होता है? ग्रुप नंबर के साथ जो वो रिलेटेड होता है। जैसा कि आपके सामने इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको जो है वो नज़र आ रहा है। तो आप लोग इसमें ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि अब आप देखें कि अगर हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को देखें, आपने इसको लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जो है वो आपके पास जो है वो देखें, तो आपको क्या मालूम होगा कि आपके पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको उनका जिनका यानी जिन एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 होगी। अब जिस तरह बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, दे ऑल बिलोंग्स टू द ग्रुप 2, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी। इसी तरह जो ग्रुप 3 के मेंबर्स हैं, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास होगी वो बेसिकली क्या होगी? वो +3 होगी। ग्रुप 4 के मेंबर्स की क्या होगी? +4 होगी। यानी ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो कि उनका क्या होगा? ग्रुप नंबर आपके पास होगा। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन से ऑनवर्ड आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें वेरिएशन आपके पास जो है वो हो सकती है। कैसे वेरिएशंस हो सकती हैं? देखें, अब एक चीज़ है जिस तरह हम ग्रुप 5 के मेंबर्स की बात करें। ग्रुप 5 के मेंबर्स ऐसे मेंबर्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है। अब देखें, 5 उनके पास हैं, यानी या तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो ही होगी जो उनके ऊपर जो है वो क्या होगा? चार्ज आपके पास जो है वो आपके पास मतलब जिस ग्रुप से वो बिलोंग करेंगे। ठीक है। या क्या होगा कि उनमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली हैं किसके लिए? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑप्टिक जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास है। तो उस हिसाब से भी जो है हम लोग इसको जो है वो क्या कर सकते हैं? देख जो है वो आपके पास जो है वो सकते हैं। यानी मैंने आपको क्या कहा कि 2 बेसिस आपके पास होती हैं कि या तो मतलब जिस तरह आप ये समझे ना कि 8 शेयर्स हैं। अब अगर नाइट्रोजन ग्रुप से बिलोंग करने वाले मेंबर्स वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 5। या तो आपका फोकस वो 5 ऑक्युपाइड है या आपके पास क्या है? 3 अनऑक्युपाइड आपके पास है। इसी तरह यानी जिस तरह PCl5 होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें फास्फोरस का ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? +5 जो है वो आपके पास प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो ग्रुप 6 के मेंबर्स होते हैं उनमें भी जो है वो आपके पास जो है वो क्या होता है? यही जो है वो आपके पास होता है। और यानी या तो -2 होगा या आपके पास क्या होगा? +6 होगा। यानी या तो उनका ग्रुप नंबर होगा या नंबर ऑफ वैकेंसीज की बेस के ऊपर जो है वो हम लोग इसको जो है वो डिसाइड कर लेंगे। और जो लास्ट ग्रुप आपके पास होता है, जो हैलोजेंस होते हैं, उनके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस नहीं होता, इसलिए जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 आपके पास होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम लोगों ने उस टेबल को भी देख के डिस्कस कर लिया। और उसके बाद मैंने ये कहा कि आपके पास जो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 एक एलिमेंट्स है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम एज देयर ग्रुप नंबर आपके पास है। फॉर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए +1, फॉर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए +2, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के लिए +3, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के लिए +4। लेकिन आफ्टर दैट जो ग्रुप 5 के आपके पास एलिमेंट्स है उसमें मैंने आपको कहा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज आइदर रिलेटेड टू देयर ग्रुप नंबर के, या तो उनकी अगर ग्रुप 5 का मेंबर है या तो उसकी 5 होगी या वो रिलेटेड होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के कि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हो सकता है। यानी वो +5 भी शो कर सकता है, +3 या -3 भी आपके पास होता है, वो उनके ऊपर अपेरेंट चार्ज होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों के साथ बॉन्ड जो है वो बना रहे हैं। ठीक है। इसी तरह ग्रुप 4 के अगर 6 के एलिमेंट्स की बात करें तो वो ये कहते हैं कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देखें तो जो सल्फर होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +6 आपके पास है। तो ये दैट इज जस्ट लाइक इट्स ग्रुप नंबर के वो उसके ग्रुप नंबर की तरह ही आपके पास होता है। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर होता है उसके ऊपर क्या होता है? -2 चार्ज आपके पास होता है। और -2 चार्ज का मतलब ये है कि ये जो -2 है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट आर वेकेंट, जो उसमें खाली जो है वो वैकेंसीज के ऊपर है। इसी तरह मैंने आपको कहा कि
जो ग्रुप 7 के मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो आपके पास क्या होते हैं कि वो -1 शो करते हैं, और ये दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स वैकेंसी आपके पास होता है। और जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स होते हैं उनमें मैंने आपको कहा था कि उनके ऊपर ज़ीरो होती है। ज़ीरो इसलिए होती है बिकॉज देयर इज़ नो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज देयर इज़ नो वैकेंसी इन द आउटर मोस्ट शेल। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इसको ये लिखना है कि जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए ज़ीरो होती है बिकॉज देयर इज़ नो वैकेंसी इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसी तरह वो ये कहते हैं कि अब हम लोगों ने यानी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स की जो है वो हम लोग जो है वो बात जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास कौन सी होती हैं कि जो आपके पास देखें ये जो सेंट्रल पार्ट है, जो कि जिनके ऊपर देखें ना, ये जो आप जिनके ऊपर इस टाइम कुछ भी आपको जो है वो लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, जो सेंटर में है, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो उसमें वो ये कहते हैं कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपके पास क्या होती है, वेरिएबल आपके पास जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके आपके पास एलिमेंट्स के जो है वो नाम लिखे हुए हैं, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट आपके पास होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो है अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का टॉपिक आपके पास है। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो आपके पास हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की जो है वो मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। तो जो हमने पढ़ा था कि जो आपके पास मेटल्स होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है दैट दे हैव द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उनकी और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फ्लो ऑफ चार्ज आपके पास होता है। तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपके पास मेटल्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, उनकी एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बनाते हैं तो हम लोग उसके अंदर मेटल्स को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल जो है वो आपके पास करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो हम प्रॉपर्टी है, यानी मेटल्स ही ये प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो है वो क्यों शो करते हैं, तो उसकी रीज़न आपके पास ये है कि इनके अंदर लूजली बाउंड आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं तो क्या होता है कि अवेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है और जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो ये कहते हैं कि जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, फॉर ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स के लिए जो है वो हम लोग बात करें। अब ग्रुप 1 ए के एलिमेंट्स में कौन से होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। इसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, आपके पास रेडियम आ जाता है। तो वो ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। रीज़न क्या है आपके पास कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हमारा एटम्स का साइज क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। जब एटम्स का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो हमारे पास द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसी वजह से मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह वो ये कहते हैं कि आपके पास जो हमने आपने पढ़ा था कि आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स जो है वो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी से जो है वो आपके पास जो है वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि ये जो आपके पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2A 3A 4A, और जो ये सेंटर में प्रेजेंट है ये आपके पास क्या है, ग्रुप सब ग्रुप बी से जो है वो आपके पास क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो ग्रुप 1B की मेटल्स हैं जिसमें कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है,
एंड गोल्ड है, ये जो OAU लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड। वो ये कहते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यूज जो है वो आपके पास जो है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग मूव करते हैं ग्रुप 6 की बात करें या ग्रुप 7 की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रीज़न क्या होती है कि जो ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन को जो है वो नोट डाउन करें तो ये बहुत यानी ये बहुत एक्सट्रीम, ये राइट हैंड कॉर्नर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इनका साइज़ क्या होता है आपके पास, छोटा होता है। जब इनका साइज़ छोटा होगा तो क्या होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम आपके पास होगी। सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर देम एज दी नॉन कंडक्टर्स आपके पास है। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो ये होता है कि हम ये तो पढ़ते हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल्स हैं या वो तमाम एलिमेंट्स जो एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दे आर एक्चुअली द नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन आप ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ठीक है। अब कार्बन के बारे में वो ये कहते हैं, हम पढ़ते हैं कि कार्बन की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स आपके पास होती हैं, ठीक है। उसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म जो है डायमंड है, उसी की एक एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट भी आपके पास है। तो वो ये कहते हैं कि जो डायमंड है दैट इज अ नॉन कंडक्टर वाइल ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। वाई? रीज़न ये होती है कि अगर आपको याद हो, आपने जब सॉलिड्स का चैप्टर जो है वो स्टडी किया था तो आप लोगों ने उसमें ये देखा था कि आपके पास सॉलिड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हमने पढ़ा था कि जो डायमंड होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल आपके पास होता है। उसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कार्बन के पास 4 होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और दे आर अनएबल टू मूव, जिसकी वजह से आपके पास क्या होते हैं, जो डायमंड है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब ग्रेफाइट की बात करें तो जो ग्रेफाइट होता है उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है और उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री आपके पास होता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या होता है, दैट मूव्स पैरेलल टू द लेयर्स, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, मतलब बहुत अच्छा ना सही लेकिन एक मॉडरेट लेवल का कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है। तो ये पेपर में आ जाता है कि वाई द ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड इज नॉट जस्टिफाइड। तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रुप 4 के मेंबर्स की बात करें, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, अगर हम ग्रुप 4 की बात करें, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड। अब अगर आप लेड की बात करें, लेड इज ऑल्सो अ मेटल। वो ये कहते हैं कि जब इन मेंबर्स में भी, इनमें यानी ग्रुप 4 के मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं साइज बढ़ता है। साइज के बड़े होने से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए डाउन द ग्रुप में मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज जो है वो आपके पास होता है, ठीक है। अपनी लास्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास होती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी के लफ्ज या नाम से आपको जो है वो पता चल रहा है कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर के साथ इंटरेक्शन जो है वो आपके पास है। वो ये कहते हैं कि जब हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और एवॉल्व। कब? यानी ये क्या है, हीट है जो या तो एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है। कब? when 1 mole of gaseous ions dissolved in water to give an infinitely dilute solutions आपके पास है। यानी वो ये कहते हैं कि आपके पास जितने भी आपके पास आयन्स हो, फर्ज करें वो किसी भी एलिमेंट का जो है वो आपके पास आयन है, जिस तरह आपको ये सामने हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन्स का टेबल नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो अपनी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आयनिक फॉर्म में जो है वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट है। चाहे वो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। अब ये सारे के सारे आयनिक फॉर्म में हैं, इनमें से कुछ कैटाइनिक हैं, इनमें से कुछ एनाइनिक है। अगर आप इनको डिसॉल्व करें किसके अंदर, इनका 1 मोल लें, इनके 1 मोल ऑफ आयंस को आप पानी में डिसॉल्व करें
और उस समल के दौरान जितनी एनर्जी, जितनी हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, वो आपके पास कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी, जो है वो आपके पास जो है वो कहलाती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, जो नीचे आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रही है, H प्लस है यानी हाइड्रोजन आइंस हैं अपनी गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। आपने जब उनको डिजॉल्व किया लिक्विड वाटर के अंदर, तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या बना, हाइड्रोनियम आइंस जो है बने। इस अमल के दौरान जब आपने हाइड्रोजन आइंस को डिजॉल्व किया पानी के अंदर, इस अमल के दौरान -1075 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज आपके पास है। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये आपके पास क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आपके पास है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं जो किसी भी आयनिक फॉर्म के अंदर, यानी वो कैटाइनिक या एनाइनिक किसी भी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आप अगर टेबल पे गौर करें तो वो ये कहते हैं कि आपके पास हाइड्रेशन एनर्जीज की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, दे ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप 1, ये सारे ग्रुप 1 के मेंबर्स आपके पास हैं, लेकिन इनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट आपके पास होती है। लिथियम की ज्यादा है यानी 499 किलो जॉल हीट इवॉल्व हो रही है। सोडियम कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, 390। पोटाशियम की कितनी हो रही है, 305 किलो जॉल पर मोल जो है वो आपके पास जो है वो इवॉल्व आउट जो है वो हो रही है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप गौर करें कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करें, हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कम हो रही है। रीजन क्या है, ये डिपेंड करता है चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर। जितना साइज छोटा होगा उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है, रिलीज आपके पास जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, यानी ये चीज आपने क्या करनी है, लाजमी अपने माइंड में जो है वो आपके पास रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास जिस तरह सोडियम है, यानी उसका साइज लिथियम से बड़ा है, तो उसका जो है उसकी जो है वो क्या होगी, पोटाशियम से जो है वो क्या होगी, ज़्यादा जो है वो आपके पास होगी। सो ये कहते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर, और चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जो है चार्ज तो वही उनके चीज़ों के ऊपर है, लेकिन साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप बड़ा हो रहा है, तो जो रेशियो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वो ये कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज इन द सेम फैशन आपके पास है। ठीक है, इसी तरह यानी ये हमारे पास क्या था, दिस वाज ऑल अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब तक हम लोग जितनी भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी कर चुके हैं। अब लास्ट थिंग जो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टडी जो है वो आपके पास करें, वो है आपके पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास है। अब आपको ये चीज़ मालूम है, जब आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है दैट वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपके पास था। और ये जो आपके पास हाइड्रोजन होता है प्रेजेंट, तो ये ग्रुप 1 के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो आपके पास होता है, लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो देखें तो ये अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिफरेंट होता है। ये रिजेंबल करता है ग्रुप 1 के साथ भी, ग्रुप 4 के साथ भी और ग्रुप 7 के साथ भी, लेकिन ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये उनके साथ रिजेंबल भी करता है और उनसे कुछ डिफरेंसेस भी शो करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन इनको स्टडी कर लेंगे कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और कौन सी डिफरेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रोजन है दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1 प्रेजेंट आपके पास होता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये ग्रुप 1 से भी रिजेंबल करता है, ग्रुप 4 से भी यानी कार्बन वाले ग्रुप से भी बिलोंग करता है, और जो आपके पास हेलोजेंस हैं उनके साथ भी ये रिजेंबलेंस जो है वो शो करता है। ठीक है, अब इनमें सिमिलैरिटीज पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन और अल्कलीज मेटल के अंदर जो ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहली बात वो ये है कि वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल लाइक अल्कली मेटल्स के, इनके भी आउटर मोस्ट, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो 1s1 आपके पास होता है, यानी इसके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिस तरह अल्कली मेटल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, ये भी जिस तरह अल्कली मेटल्स जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, जिस तरह सोडियम है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बना देती है, इसी तरह हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड सिमिलैरिटी ये है कि हाइड्रोजन भी हैलोजेंस के साथ उसी तरह कंबाइन करता है
टू फॉर्म हेलाइड्स लाइक देम आपके पास है। जिस तरह अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देता है, HCl बना देता है, और इसी तरह सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो आपके पास बना देगा। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये भी हैलोजेंस के साथ उसी वे में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन के भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वो पानी में आयोनाइज होते हैं तो वो भी क्या देते हैं, H+ देते हैं। यानी अगर आप कहें कि HCl है तो HCl के पानी में डिजोल्व होगा क्या बनेगा, H+Cl-। इसी तरह अगर आप सोडियम क्लोराइड को लें, आप उसको पानी में डिजोल्व करें, वो बनाएगा, वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा और वो बनाएगा Na+ और Cl- आपके पास है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये भी H+ यानी कैटायनिक फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट आपके पास होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हाइड्रोजन जो है वो आपको कहाँ पे ऑब्टेन होगा, यानी H+ फॉर्म के अंदर होगा। तो जो आपको H+ है वो कैथोड के ऊपर मिलेगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और पॉजिटिव की अट्रैक्शन किसके लिए होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करेगा। इसी तरह जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो भी कैथोड की तरफ जो है वो आपके पास क्या करती हैं, मूव जो है वो करती हैं। ठीक है, ये तो थी उनकी सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंसेस क्या हैं, वो ये कहती हैं कि अल्कली मेटल्स तो सारी क्या है, सॉलिड है, यानी चाहे वो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, जितनी भी आपके पास अल्कली मेटल्स हैं दे आर ऑल सॉलिड, बट हाइड्रोजन इज नॉट अ सॉलिड, हाइड्रोजन इज अ गैस। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन को तो अपना आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जबकि अगर आप लोग अल्कली मेटल्स को देखें तो इनको, अगर हम सोडियम की बात करें तो देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और इससे नेक्स्ट जो आपके पास नोबल गैस होती है वो क्या होती है, 18 वाली होती है। यानी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, अपने 11 होते हैं, 11 से 18 के दरमियान कितना डिफरेंस होता है, 7 का डिफरेंस आपके पास होता है। सो जो अल्कली मेटल्स हैं दे नीड 7 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आपके पास है। वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन तो आपके पास डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी आपको H2 तो मिलता है लेकिन आपको Na2 La2 या K2 नहीं जो है वो आपके पास जो है वो मिलता, तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंस आपके पास है। वो ये कहते हैं कि जब आपके पास जो मेटल्स के M+ आयंस हैं वो आपके पास स्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जो H+ होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो फॉरन रिएक्ट जो है वो आपके पास जो है वो कर जाता है। उसके बाद वो ये कहती हैं कि जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं दे आर द मेटल, दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन, वो इतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, लूज नहीं करता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अल्कली मेटल्स ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बनाता है। यानी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्योंकि इतनी आसानी से लूज नहीं करता तो वो उस शेयरिंग की तरफ जो है वो आपके पास जो है वो जाता है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और हैलोजेंस के दरमियान सिमिलैरिटीज़ देखें तो जो सबसे पहले सिमिलैरिटी है, हाइड्रोजन इज अ गैस लाइक मोस्ट ऑफ द हैलोजेंस, यानी जिस तरह फ्लोरीन है, क्लोरीन है, दीज आर ऑल्सो द गैसेज, और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। सेकेंड सिमिलैरिटी क्या है, एग्जिस्टेंस इन डायटोमिक फॉर्म, कि आपके पास जो आप देखें आपको Cl2 भी नज़र आता है, आपको F2 भी नज़र आता है और आपको H2 भी नज़र आता है, सो दे ऑल एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। ठीक है, दोनों को अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट ये मतलब कोई भी यानी अपना शेल कंप्लीट करने के लिए दोनों को क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो ज़रूरत आपके पास होती है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो दे ऑल्सो फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स विद अल्कली मेटल्स लाइक हाइड्रोजन की तरह ये लोग जो है वो बनाते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है अगर आप इसका किसी मेटल के साथ, जिस तरह NaH है, सोडियम हाइड्राइड की अगर हम लोग बात करें, तो जब ये इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो सोडियम है दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। सो इसलिए हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स हाइड्राइड आयन H- बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक फ्लोराइड आयन एज वेल एज द क्लोराइड आयंस। ठीक है,
जबकि डिफरेंसेस क्या हैं, वो ये कहते हैं कि जो हाइड्राइड आयन होता है वो दैट इज़ क्वाइट अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन जो हैलाइड आयंस है दे आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसके तो उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो हैलोजेंस होते हैं उनके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सही है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन होता है इट फॉर्म्स क्वाइट स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन, लेकिन जो हैलोजेंस होते हैं वो नहीं बनाते। ठीक है। उसके बाद एक और जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है इट कैन फॉर्म द पॉजिटिव आयंस, जबकि हैलोजेंस कभी भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो नहीं जाते। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस। इसी तरह जो है हम लोग अब लास्ट जो डिफरेंसेस और पढ़ेंगे वो क्या है, हाइड्रोजन की और ग्रुप 4 के मेंबर्स की, यानी जो ग्रुप 4 के कौन से आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है, लेड है, उनके साथ हम लोग इसके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो है वो आप लोग जो है वो देख लेंगे। फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है, द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड लाइक ग्रुप 4 एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद भी कितने रिक्वायर होते हैं, 4 जो है वो रिक्वायर होते हैं। सो दैट मीन्स दे आर हाफ फिल्ड। एंड सेकेंड थिंग इज के जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में देखिए एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इनके पास होते कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो इस हिसाब से वो ये कहते हैं कि ये हाफ फिल्ड आपके पास होते हैं। ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में भी अगर हम कार्बन की बात करें तो वो ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की तरफ जाते हैं, और हाइड्रोजन में भी हमने पढ़ा था कि आयनिक के बजाय इसकी प्रेफरेंस ये होती है कि यह अपना इलेक्ट्रॉन लूज ना करे बल्कि जो है शेयरिंग करे, तो ये भी ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि लाइक कार्बन हाइड्रोजन हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ का जो है वो मतलब जो है वो ये होता है कि ये जो है सिस्टम में से क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को जो है निकाल देते हैं, क्योंकि रिडक्शन में यही चीज़ आपके पास होती है ना कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है प्लस H2 के साथ जब ये रिएक्ट करता है, यहाँ पे बस एक थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आपने वाटर लिखना है, कॉपर अलग हो जाएगा, जबकि जो H2 है वो उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O जो है वो आपके पास जो है वो बना देगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग यानी आपने देखा नीचे ऊपर उन्होंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, नीचे उन्होंने जो है वो टिन की जो है वो एग्जांपल दी है। तो अगर हम टिन ऑक्साइड लें और उसको कार्बन के साथ करें तो कार्बन भी क्या कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, रिड्यूसिंग। तो कॉपर जो है, जो कार्बन है वो टिन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट आउट करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास जो बना देगा। ठीक है। जबकि अगर हम इसके डिफरेंसेस की बात करें तो क्या है कि वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन हैज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, के इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन वो कहते हैं गैस है, जबकि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स तो सॉलिड है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है वो डायटोमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जबकि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन दे नेवर एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। कभी भी आपको C2 नहीं नजर आएगा, कभी भी कार्बन इस फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं इनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन लॉन्ग लॉन्ग चेन्स जो है वो आपके पास बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन आपके पास इस तरह नहीं जो है वो आपके पास करता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो कार्बन है इट कैन कंबाइन विद मोर देन 1 एलिमेंट एट अ टाइम, लेकिन हाइड्रोजन में तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हाइड्रोजन तो मैक्सिमम क्या है, HCl होगा। ठीक है। या तो हाइड्रोजन जो है वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा बॉन्ड जो है वो नहीं बनाता, क्योंकि कार्बन की हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। सो मैक्सिमम वो एक ही बॉन्ड जो है वो बना सकता है, लेकिन कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है। सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी तो सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A के साथ भी हैं, ग्रुप 4A के साथ भी हैं, ग्रुप 7A के साथ भी हैं। तो हम इसको प्लेस क्यों करते हैं एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1A? उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एलिमेंट आपके पास इन द
पीरियोडिक टेबल आपके पास है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल पीरियोडिक टेबल की टॉप के ऊपर जो है वो रख देते हैं। अदरवाइज अगर हम इसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बात करते हैं तो ये ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 4 के साथ और ग्रुप 7 के मेंबर्स के साथ मतलब डिफरेंसेस भी शो करते हैं और सिमिलैरिटीज़ भी शो करते हैं। और इसको अलग से पढ़ने का मकसद भी ये था कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक एलिमेंट कि जो कि इतने डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट्स के साथ जो है कि प्रॉपर्टीज़ के साथ इसकी रिजेम्बलेंस और डिफरेंसेस जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है ये आपके पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी स्टडी किया और आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, आप लोगों ने इसके साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और जो लास्ट टॉपिक था जो आपके अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस दैट वाज अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी हम लोग जो है वो उसको भी स्टडी किया। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स।